हम लोग दक्षिण भारत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में हम लोगों ने महापाषाण काल, संगम काल और चालुक्य वंश का चर्चा किया था। कल हम लोग कल्याणी का चालुक्य पढ़ रहे थे। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल्याणी का चालुक्य वंश पढ़ रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि कल्याणी का चालुक्य वंश का अंतिम राजा सोमेश्वर चतुर्थ था और इसको 1189 एडी में इसी का सामंत था। कल्याणी के सोमेश्वर का चतुर्थ का सामंत था जिल्लम प्रथम। जिल्लम इसने सोमेश्वर को पराजित कर दिया और सोमेश्वर को कल्याणी से गोवा भगा दिया और यादव वंश का स्थापना किया। जिल्लम ने यादव वंश का स्थापना किया, यह मैंने आपको कल बताया था। और यही जिल्लम ने देवगिरी शहर भी बसाया था। यही जिल्लम ने देवगिरी शहर भी बसाया था और इसको अपना राजधानी भी बनाया। फिर मैंने आपको बताया था कि 1305 एडी में यादव वंश का अंतिम राजा रामचंद्र था और इसको पराजित किया अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था अमीर खुसरो, उसने इसको पराजित किया और देवगिरी पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो ये मैं आपको कल बताया था, उसी का थोड़ा सा विस्तार कर दिया। इसी यादव की एक शाखा थे होयसल। इसी यादवों की एक शाखा थे होयसल। होयसल भी यादवों की एक शाखा थे और होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसमें वीर बल्लाल द्वितीय, वीर बल्लाल तृतीय जैसे शासक हुए और ये यादव की ही एक शाखा थी। देवगिरी के यादव की ही एक शाखा थी। इनका राजधानी द्वार समुद्र था और प्रमुख शहर हलेबीड, द्वार समुद्र, वेल्लूर, ये सब जो थे इसके प्रमुख शहर थे। और यहाँ पर एक से एक बढ़कर ये होयसल शासकों ने मंदिरों का भारी मात्रा में निर्माण करवाया। वेल्लूर का चिन्ना केशव राय मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन थोड़ा सोचा कि मैं इसको फिर से रिपीटेशन कर दूं। होयसल के बाद वारंगल का काकतीय वंश। वारंगल का काकतीय वंश, देखिए काकतीय वंश की पहली राजधानी अमरकोंड था। अमरकोंड था और वहां से वो चला गया वारंगल। काकतीय वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? अमरकोंड। और फिर वो वहां से ट्रांसफर होकर वारंगल चला गया। ये जो काकतीय वंश है, मैंने आपको चोल राजा करिकाल का वर्णन किया था। चोल राजा करिकाल का वर्णन किया था और उसी वंश के ये काकतीय थे। काकतीय किस वंश से थे? चोल राजा करिकाल के ही वंशज थे और इन्होंने आंध्र प्रदेश में वारंगल के आसपास काकतीय वंश का स्थापना किया। इसके संस्थापक का नाम है वेन प्रथम या बीटा प्रथम। किसी किसी किताब में बीटा प्रथम भी मिलता है और किसी किसी किताब में वेन प्रथम भी मिलता है। इस बात को ध्यान रखना होगा कि किसी किसी किताब में वेन प्रथम भी मिलता है और किसी किसी किताब में बीटा प्रथम भी मिलता है। तो यही थे। और इसी वंश का एक इंपॉर्टेंट राजा थे गणपति, और रुद्रम्मा महादेवी भी गणपति के बाद शासक बनी। रुद्रम्मा महादेवी
और मैंने बताया था कि वेनिस यात्री मार्को पोलो काकतीय वंश की शासिका रुद्रम्मा महादेवी का बारे में बताता है हमें। इसी वंश का शासक था इंपॉर्टेंट आपको प्रताप रुद्रदेव। काकतीय वंश के ही इंपॉर्टेंट राजा थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्र के समय दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी अपना जो सेनापति था अमीर खुसरो को भेजता है और प्रताप रुद्रदेव को यह पराजित कर देता है। फिर यह जो है यहाँ से प्रताप रुद्रदेव से यह कोहिनूर हीरा लेता है अलाउद्दीन अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी को दे दे सॉरी मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है मलिक काफूर और वो जो है प्रताप रुद्रदेव को पराजित करता है। ये कोहिनूर हीरा उसी से जीत के वो अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा के खान से निकला था और इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है और वो कहानी मैं समय रहते कहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग यही जानिए कि ये कोहिनूर हीरा जो अमीर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था उसने प्रताप रुद्रदेव से भेंट में प्राप्त किया कोहिनूर हीरा, और ये कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकला था और आजकल ये बर्मिंघम पैलेस में कहाँ है? बर्मिंघम पैलेस कहाँ है? लंदन में। वहीं पर यह गोलकुंडा ये काफ़ी भारी हीरा है और इसकी एक बहुत बड़ा इतिहास है जो समय रहते हुए मैं बताऊंगा आपको। मेरे ख्याल से जो वारंगल का काकतीय वारंगल का प्रताप रुद्रदेव ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद जो है 1310-11 में ये कहानी है। प्रताप रुद्रदेव को अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जो है 1310-11 में पराजित करता है और 1325 में दिल्ली सल्तनत का शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, उसने जो है प्रताप रुद्रदेव को बंदी बना लेता है और वारंगल को या काकतीय वंश को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। तो यह कहानी है आपका 1323 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक प्रताप रुद्रदेव को बंदी बना लेता है। तो ये तीनों जो छोटे छोटे राज थे दक्षिण के, उसके बारे में मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग दक्षिण भारत का एक इंपॉर्टेंट राजवंश पढ़ेंगे, वह है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश का जो समय है वो 575 एडी से 875 एडी तक मान सकते हैं। 875 एडी तक पल्लव राजवंश का क्षेत्र है। सॉरी समय, पल्लव राजवंश का समय कब से कब तक है? 575 एडी से लेके 875 एडी तक इसका समय। देखिए पल्लव का क्या अर्थ होता है? तो पल्लव का जो अर्थ होता है वो लतावी होता है। पल्लव एक तमिल शब्द है। कैसा शब्द है पल्लव? एक तमिल शब्द है। और पल्लव का अर्थ लता भी होता है या लुटेरा भी होता है। क्लियर? अब ये लता थे या लुटेरा थे ये तो इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है, लेकिन अभी हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि पल्लव राजवंश जो थे ये सातवाहन के सामंत थे। सातवाहन के सामंत थे और किस क्षेत्र में सामंत थे? तो आंध्र गुंटूर क्षेत्र के सामंत थे। आंध्र गुंटूर क्षेत्र, जैसे कि सातवाहनों का 2 क्षेत्र पर शासन था, महाराष्ट्र पर था और आंध्र प्रदेश पर था। तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा में पल्लव जो थे वो सातवाहनों के सामंत थे। कहीं कहीं एनसीईआरटी किताब में दिया जाता है कि सातवाहन के जो सामंत इक्ष्वाकु थे वह आंध्र गुंटूर क्षेत्र में थे और उन्हीं के सामंत पल्लव थे।
लेकिन मेरे ख्याल से, और पल्लव जो थे वहाँ के एक स्थानीय जाति थे। ये सब मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा विशेष चर्चा मैं नहीं करूँगा। लेकिन आप यही मानिए कि ये सातवाहन के ही सामंत थे, या बहुत अगर क्लियरिटी में जाना चाहते हैं तो इक्ष्वाकु के सामंत थे। हो सकता है कि पहले सातवाहन के सामंत हों, फिर बाद में इक्ष्वाकु के हों, और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति को संगठित किया और जाके ये स्वतंत्र हो गए। तो इनका जो पहला शासक था वो था बप्पा देव, जो स्वतंत्र सत्ता का अनुभव, बप्पा देव ऐसा व्यक्ति था जो पल्लव वंश का एक पहला ऐतिहासिक पुरुष आप कह सकते हैं, बप्पा देव। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि पल्लव की चर्चा जो है समुद्रगुप्त का जो प्रयाग अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें भी मिलता है। क्योंकि समुद्रगुप्त जो है दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित करता है, उसमें पल्लव शासक भी है विष्णुगुप्त। तो तीसरी चौथी शताब्दी में जो ये पल्लव किसी न किसी रूप में दक्षिण भारत में थे, तीसरी चौथी शताब्दी एडी में पल्लव किसी न किसी रूप में दक्षिण भारत में थे, लेकिन वो एक बहुत मजबूत शक्ति नहीं थे। ये मजबूत शक्ति के रूप में उभरे छठी शताब्दी में, मजबूत शक्ति के रूप में कब उभरे? छठी शताब्दी में। और बप्पा देव इसके संस्थापक थे। एक सातवाहनों की सामंत कहिए या इक्ष्वाकु के सामंत कहिए, उसी में थे सिंह बर्मन, और सिंह बर्मन का बेटा था सिंह विष्णु, और इसी सिंह विष्णु ने पल्लव वंश का स्थापना किया। इसी सिंह विष्णु ने पल्लव वंश का स्थापना किया। अगर कहीं किताब में परीक्षा में पूछ लिया गया कि पल्लव वंश का पहला राजा कौन है, उसमें बप्पा देव का नाम रहेगा तो बप्पा देव ही दीजिएगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन है और सिंह विष्णु का नाम है, तो सिंह विष्णु दीजिएगा। ये आप जो है क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आप इसको आंसर का चूज कीजिएगा। फिर से समझ लीजिए, पल्लव राजवंश का संस्थापक कोई था तो वह था बप्पा देव, लेकिन पल्लव राजवंश का वास्तविक संस्थापक कोई था तो वह था सिंह विष्णु, जो सिंह बर्मन का पुत्र था। और इसने कांची को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? कांची को राजधानी बनाया। सिंह विष्णु ने जो है अवनी सिंह का उपाधि लिया। सिंह विष्णु जो है अवनी सिंह का उपाधि लेता है। और सिंह विष्णु के बारे में बहुत सारी चीज है जो मैं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम का समय है 600 एडी से 630 एडी तक। और महेंद्र वर्मन प्रथम जो है इसने कुछ उपाधि लिया, जैसे कि मतविलास, गुणभर, विचित्र चित्र, ये सब इसने उपाधि लिया। इसने जो है एक प्रहसन भी लिखा। प्रहसन नाटक होता है, प्रहसन, जो मतविलास प्रकरण लिखा, ये प्रहसन है। और इसमें जो है कापालिक जो धर्म है उसका मजाक उड़ाया था इन्होंने। कापालिक धर्म का मजाक उड़ाया था। कापालिक का अर्थ हो गया अब शैव धर्म, आप इसको मान सकते हैं ऐसे भी, क्योंकि शैव धर्म की ही शाखा कापालिक है। जो पल्लव शासक थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे, ये विष्णु को धर्म को मानते थे, वैष्णव भगवान को मानते थे, चाहे विष्णु भगवान को मानते थे। तो ये इन्होंने कापालिक में मतविलास प्रकरण में कापालिकों का जो है महेंद्र वर्मन प्रथम ने मजाक उड़ाया। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही मैंने बताया था कि चालुक्य जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया था और उत्तरी पल्लव का क्षेत्र कब्जा में कर लिया था। इसी महेंद्र वर्मन प्रथम का बेटा है, उसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। और ये नरसिंह वर्मन शासक है 630 एडी से 668 एडी, 630 एडी से 668 एडी। ठीक। और
नरसिंहवर्मन प्रथम ने जो है, चूंकि महेंद्रवर्मन प्रथम को, इसके पिता महेंद्रवर्मन प्रथम को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, तो इसने क्या किया, नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी बादामी या बतापी पर हमला किया और पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला और बातापी कोल्ड का उपाधि लिया और मामल का उपाधि लिया। इसी के समय में हुएनसांग जो चीनी यात्री था वो कांची आया था 641 ईस्वी में, और यहाँ से वो समुद्र मार्ग से श्रीलंका चला गया था। हुएनसांग समुद्र मार्ग से श्रीलंका गया था, और ये बताता है हुएनसांग कि कांची से श्रीलंका के लिए जापानी का जहाज चलता था। जैसे कि मान वर्मा जो श्रीलंका का शासक था, जो नरसिंहवर्मन प्रथम को साथ दिया था पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने में, तो इसको जो है पुनः गद्दी पर इसने बैठाया था। और इस बात का हमें सूचना मिलता है कास द गुड्डी शिला अभिलेख से, और महावंश से हमें यह सूचना मिलता है कि इसने श्रीलंका को जीत कर अपने दोस्त मान वर्मा को वहां का शासक बनाया था। तो यह है आपका नरसिंहवर्मन प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सूचना। नरसिंहवर्मन प्रथम के बाद शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय बनते हैं। नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है, इनको आगम प्रिय भी कहा जाता है, और इनके दरबार में दंडी रहते थे जो 10 कुमार चरित्र लिखे थे। 10 कुमार चरित्र रहते थे। एक बात और मैं बता देता हूँ कि भारवी भी जो है पल्लव शासक के दरबार में ही रहते थे, और ये रहते थे सिंह विष्णु के दरबार में, जो पल्लव वंश का संस्थापक था। और भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ लिखा था। किरातार्जुनीयम, अर्जुन जो है किरात रूप में। दंडी ने जो महेंद्रवर्मन द्वितीय दरबार में थे 10 कुमार चरित्र लिखा, और भारवी जो थे जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ लिखा। नरसिंहवर्मन द्वितीय को आगम प्रिय भी कहा जाता है। इसके बाद परमेश्वर वर्मन द्वितीय शासक बने। परमेश्वर वर्मन द्वितीय शासक बने, और परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद नंदी वर्मन द्वितीय शासक बनते हैं। नंदी वर्मन द्वितीय शासक बनते हैं, और ये भी जो है वैष्णव धर्म को मानते हैं। एक तिरुमंगई, ये जो थे तिरुमंगई अलवार संत थे। तिरुमंगई क्या थे? अलवार संत थे, और वे नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। नंदी वर्मन द्वितीय के बाद इंपॉर्टेंट शासक हुए नंदी वर्मन तृतीय, और ये शैव धर्म को मानते थे। पहले के सभी जो पल्लव शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। नंदी वर्मन तृतीय शैव धर्म को मानता था। यही इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि तिरुत देवनाथ इनके दरबार में रहते थे, जो भरत वेनवा नामक तमिल ग्रंथ लिखे थे। भरत वेनवा नामक तमिल ग्रंथ लिखे थे। अंतिम पल्लव शासक अपराजित है, और अंतिम पल्लव शासक कौन है? अपराजित है। और अपराजित को 875 एडी में चोल शासक आदित्य प्रथम पराजित कर देता है और कांची पर अधिकार कर लेता है, और चोल शासक आदित्य प्रथम वो दंडराम का उपाधि देता है। वो दंडराम का उपाधि देता है। तो यही आपका पल्लव शासक के बारे में जानकारी। इसी के साथ आज मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। कल नेक्स्ट वीडियो में पल्लव शासक की जो द्रविड़ स्थापत्य की उपलब्धियाँ हैं वो बताऊँगा, कला संस्कृति का कुछ बात बताऊँगा, प्रशासन बताऊँगा, और कुछ दक्षिण भारत का और इतिहास जो बहुत ही कलाब विद्रोह है उसकी भी चर्चा करूँगा। और एक अंतिम इम्पोर्टेंट अब राजवंश बच गया, वह है
चोल राजवंश। राष्ट्रकूट की चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए उसकी चर्चा करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। आज का वीडियो समाप्त होगा।